हाँ, हिंदी शिक्षण विधियों में देखिए भाषा कौशल है, भाषा कौशल ये 4 सोपान सीढ़ी हैं। भाषा कौशल से अभिप्राय है भाषा की दक्षता या सीमा से। जब एक व्यक्ति या बालक में भाषा का विकास होता है, तो प्रारंभ में उसे सीखने के क्रम को LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के रूप में समझा जाता है। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये क्रम रहेगा। सुबोपल्ली मांटेनश्री मारिया मांटेनश्री के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम है सुबोलिपे। इसने बताया कि भी सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना वैसे कर दिया। और व्यक्ति या बालक है जिस दक्षता से सुनता, बोलता, पढ़ता और लिखता है उसके मात्रा को ही भाषा कौशल कहा जाता है। हिंदी भाषा के शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों को भाषा कौशल दक्षता प्रदान करे। जैसा कि डॉक्टर देश पांडे ने लिखा है कि भाषा शिक्षक का कार्य केवल भाषा शिक्षण में ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि उसे बालक में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दक्षता भी विकसित करनी चाहिए। इन चारों कौशलों को प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए, पहले सुनना है जो अमूर्त है, ध्वनि विज्ञान से है, श्रुत्व ग्रहणम यानी कि आगत है, ग्राह्य कौशल है, अर्थ ग्रहण कौशल है, अवबोधात्मक है। फिर बोलना क्या अमूर्त है, ध्वनि विज्ञान से है, मौखिक अभिव्यक्ति है, व्यक्ति अभिव्यंजनात्मक कौशल है, आउटपुट है, निर्गत है, प्रक्षेपणात्मक है। फिर है पढ़ना यानी कि पढ़ना भी लिपि विज्ञान से है, मूर्त है, औपचारिक है, पठित्व ग्रहणम है, इनपुट है, ग्राह्य कौशल है, अर्थ ग्रहण कौशल है। फिर लिखना यानी कि मूर्त है लिपि विज्ञान से है, आउटपुट है, लिखित अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त अभिव्यंजनात्मक कौशल है। देखिए पहलो तीसरो ग्राह्य कौशल में सुनना और पढ़ना, ग्राह्य कौशल में अर्थ ग्रहण कौशल होते हैं, प्राथमिक होते हैं पहला तीसरा, जबकि दूसरा और चौथा द्वितीयक होते हैं। अच्छा, पहलो तीसरो इनपुट होवे, दूसरो चौथा आउटपुट होवे, दूसरो चौथा व्यंजनात्मक कौशल होवे, भाव अभिव्यक्ति होवे, यानी बोलना और लिखना। अभिव्यंजनात्मक कौशल है, भाव अभिव्यक्ति कौशल है, द्वितीय कौशल है, आउटपुट कौशल है। फिर जिनसे ग्रहण होता है, भाव विग्रहण, ग्राह्यात्मक कौशल सुनना पढ़ना है, प्राथमिक हो गया। जिनसे ग्राह्य को प्रकट करते हैं, बोलना लिखना, भाव अभिव्यक्ति, द्वितीय कौशल है, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। देखिए लिखना कौशल अन्य पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है, लिखना कौशल अन्य पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। पहले सुनना कौशल है, श्रवण प्रथम कौशल है। भाषा कौशलों में सुनना वह पहला महत्वपूर्ण कौशल है जहाँ से हमारी भाषा दक्षता की शुरुआत होती है, परंतु सुनने की कुशलता के लिए निम्न विशेषताएं आवश्यक रूप से समझाती है। श्रवण यानी कि मुख्यतः एक मानसिक क्रिया है, सभी कौशलों का आधारभूत स्तंभ है। वक्ता स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करे, श्रोता ध्यान केंद्रण करते रखते हुए सुनने का प्रयास करे, श्रोता और वक्ता के बीच कोई निश्चित संबंध स्पष्ट हो, फिर विषय वस्तु श्रोता के उपयोग की हो, वार्तालाप के स्थान पर वातावरण शांतिपूर्ण हो, वक्ता के वक्तव्य पर श्रोता की हाँ हो, वक्ता के शब्द एवं वाक्य सरल और मधुर हो। श्रवण कौशल आधारभूत कौशल सहज, सरल, स्वाभाविक, उपयुक्त विशेषताओं से प्रेरित वातावरण में यदि एक शिक्षक है, शिक्षार्थी अथवा कोई रंगमंच से ध्वनि उपकरण अथवा भाषा प्रसारण संयंत्र में अनुकूलन रहता है, तो सुनिश्चित रूप से व्यक्ति में सकारात्मक सुनना नामक कौशल विकसित हो जाता है। ध्वनियों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल होता है। श्रवण कौशल प्रमुख साधन है परिवार के सदस्य, गुरुमुख, आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, मोबाइल, संगणक, कंप्यूटर, ध्वनि मुद्रण यंत्र, टेप रिकॉर्ड, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर है। ठीक है। बोलना उच्चारण कौशल यानी कि ये कथन या कथन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, भाषणम वदनम द्वितीय कौशल है, स्पीकिंग बोलना उच्चारण। भाषा कौशल में बोलना या उच्चारण वह महत्वपूर्ण कौशल है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या बालक किसी भी सामाजिक वातावरण में अपने आप को समायोजित रखता है और अपनी भावनाओं का व्यक्त कर सकता है। हमारे भाव या विचारों की को वाणी रूप में प्रकट करना ही भाषण कौशल कहलाता है। एक बालक में उच्चारण के इस कौशल का विकास करने हेतु कक्षा कक्षीय वातावरण में इस प्रकार का व्यवहार
करवाना चाहिए, जिससे में उसे बार बार बोलने का अवसर प्राप्त हो। सामान्य रूप से देखा जाता है कि एक विद्यालय की परिस्थितियों में निम्न प्रकार की गतिविधियां इसी कौशल विकास के लिए अपनाई जाती है, यानी अंत्याक्षरी है, वाद विवाद है, भाषण प्रतियोगिता है, गायन है, संवाद है, नाटक है, एकांकी है, संगोष्ठी है, विचार अभिव्यक्ति है, पुस्तक है, पठन है आदि। उपयुक्त प्रकार की सभी गतिविधियां सामान्यतः बालक में आत्मविश्वास की वृद्धि करती है और वह किसी भी परिस्थिति में विचार अभिव्यक्ति के लिए कुशलता ग्रहण करता है। एक व्यक्ति या बालक में उच्चारण या बोलने से संबंधित कुशलताएं उसकी सामाजिक सफलता में योगदान देती है। फिर भाषण का मुख्य आधार उच्चारण की शुद्धता है। भाषण का मुख्य आधार उच्चारण की शुद्धता है। अपने अभिप्राय को प्रकट करने हेतु शब्दों का सुसंगठित प्रयोग करते हुए वाक रूप में अथवा मौखिक रूप से भाव प्रकट करना भाषण होता है। भाषण कौशल प्राप्ति के प्रमुखतः दो साधन माने जाते हैं, अनुकरण और अभ्यास। पढ़ना यानी वाचन कौशल है। पठन में तृतीय कौशल है रीडिंग। जब एक बालक को सुनना बोलना कुशलतापूर्वक आ जाता है तब पढ़ने से संबंधित कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है और पढ़ने में जब अर्थ ग्रहण होते हुए पढ़ा जाता है तो वह अपने आप में वाचन का रूप ले लेता है। वाचन भी मूलतः दो प्रकार का होता है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार अंतिम और कठिन कौशल पढ़ना है। सहसुर वाचन यानी कि जब एक व्यक्ति या बालक वाचन करता है तो उसकी आवाज़ या ध्वनि प्रकट होती है जो उसके पास बैठा अन्य व्यक्ति भी आसानी से सुनता रहता है। यह कथन भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एकल वाचन या सामूहिक वाचन। पठन शिक्षण में सूत्र SQ3 R सर्वे, सर्वेक्षण, क्वेश्चन, प्रश्न, रीड, पठन, रिव्यू, समीक्षा और रिसाइट आवृत्ति। मौन वाचन। जब वाचन करते समय मुख से ध्वनि बाहर नहीं आती और मन ही मन वाचन किया जाता है। यह वाचन व्यक्ति या बालक में विषय वस्तु को स्मरण करने में मदद करता है और यह भी अलग अलग दो प्रकार का हो सकता है। गंभीर मौन वाचन। जब हम किसी विषय वस्तु को बहुत गंभीरता से लेते हुए वाचन करते हैं तो हमारा ध्यान इतना अधिक केंद्रित होता है किसी प्रकार की आवाज़ भी हमें प्रभावित नहीं कर पाती है, जैसे परीक्षा से पूर्व विषय वस्तु गंभीरता से पढ़ना। द्रुत मौन वाचन। जब एक व्यक्ति बिना ध्वनि निकाले मौन वाचन करता है परंतु इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। लिपिबद्ध ध्वनि रूप ही पठन कौशल का मूलाधार होता है। लिखित रूप में विद्यमान अंश को प्रकट रूप में अथवा मन ही मन पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल होता है। ठीक है। लेखन कौशल। लेखन में राइट भी चतुर्थ यानी अंतिम कौशल है। एक बालक या विद्यार्थी में भाषा से संबंधित अंतिम कौशल लेखन होता है, जिसमें वह सुंदर लिखना, शुद्ध लिखना एवं अक्षर व शब्द रचना सीखता है। एक विद्यालय वातावरण में शिक्षक बालकों में इस कौशल के विकास हेतु अनुलेख, सुंदर लिखावट के लिए तथा श्रुति लेख, शुद्ध शब्द लिखने के लिए का अभ्यास करवाता है। भाषा को अथवा विचारों को लिखित या लिपिबद्ध करना लेखन होता है। लेखन में पठित विषय वस्तु की लिखित अभिव्यक्ति की जाती है। लेखन भाषा का प्रतिबिंब रूप है। प्राय सभी इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। अंतिम एवं कठिन कौशल है ये। भाषा कौशल में सर्वाधिक कठिन कौशल लेखन कौशल ही माना जाता है। वाक वाणी रूप भाषा को स्थिर रूप प्रदान करना ही लेखन कहलाता है। सभी कौशलों का आधार स्तंभ सुनना। सभी कौशलों में स्थायी कौशल लिखना है। सभी कौशलों का आधार स्तंभ सुनना है। सभी कौशलों में स्थायी कौशल लिखना है। सभी कौशलों का आधार स्तंभ सुनना है, जबकि सभी कौशलों में स्थायी कौशल लिखना है। कठिन कौशल है, अंतिम कौशल है लिखना। श्रीयू प्रसाद के अनुसार पठन और लेखन साथ साथ करवाए जाने चाहिए। ठीक है। हाँ, भाषाई कौशलों का विकास है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाई किसी भी भाषा को सीखने के लिए मुख्यतः 4 मूलभूत कौशल माने जाते हैं, जिसका मनोवैज्ञानिक क्रम में निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। सुबोपल्ली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपल्ली संस्कृत सर्वपल्ले श्रवणम, वदनम, पठनम, लेखनम यानी कि श्रवण कौशल है। सुनना यानी कि चाहे कोई भी भाषा हो उसके अभ्यास में अनुकरण सबसे अधिक सहायता करता है। अनुकरण भी अत्यंत श्रद्धा ध्यानपूर्वक करने पर ही भाषा को सीखा जा सकता है। सावधानी पूर्वक सुनकर के ही समय को अनुकरण किया जा सकता है। भाषा शिक्षण का सर्वप्रथम कार्य सुनना, श्रवण करना ही माना जाता है। श्रवण कौशल ने तीनों कौशलों का मूलाधार माना जाता है। भाषा का प्राथमिक प्रयोजन भावों का आदान प्रदान, भाव विनिमय माना जाता है। भाव विनिमय के भी 2 भाग होते हैं, भाव ग्रहण करना और भाव प्रकट करना है। भाव ग्रहण करने में श्रवण व पठन कौशल कार्य करते हैं। भाव प्रकटीकरण में वदन, भाषण व लेखन कौशल कार्य करते हैं।
बालक ये शब्दों को सुनता है, अपनी बुद्धि में उनको स्थापित ये करता है, ध्वनि का अनुकरण ये करता है, शब्दों का उच्चारण करता है तथा संबंधित ये भाषा का अभ्यास ये करके उसे व्यवहार में लेता है। ठीक है। श्रवण कौशल संपादन के प्रमुख उपाय यानी कि जब ये अन्य लोग ये बोलते हैं तब सावधानी से उनकी ध्वनियों को सुनना चाहिए, अर्थात वे कैसे बोलते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, इसे सावधानी से सुनना चाहिए। ध्वनियों को सावधानी पूर्वक सुनकर पुनः स्पष्ट बोलना चाहिए। विविध ध्वनियों के उच्चारण में वे ध्वनियाँ कैसे निकलती है इसका अच्छी तरह पता लगाया जाना चाहिए। वाद विवाद के समय, कोलाहल के समय भी आवश्यक ध्वनियों का श्रवण करना चाहिए। उच्चारण में लगने वाले समय अर्थात ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि स्वरों को समझकर उनका अंतर जानना चाहिए। श्रवण कौशल के प्रमुख साधन हैं परिवार के सदस्य है, गुरुमुख, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, दूरभाष मोबाइल है, संगणक कंप्यूटर है, ध्वनि मुद्रण यंत्र, टेप रिकॉर्डर है, ध्वनि विस्तार यंत्र, लाउड स्पीकर है। श्रवण कौशल की आवश्यकता है कि शब्दों के शुद्ध व सही उच्चारण के लिए है, सुनकर पुनः बोलने के लिए है, शब्दों के अर्थ जानने के लिए है, अनुकरण वाचन के लिए है, भाषण कला को जानने के लिए है। श्रवण कौशल संपादन की विधियां प्राथमिक स्तर के लिए शिशु गीत, बाल गीत, अभिनय गीत सुनाकर है, हास्य, वीर, अद्भुत आदि रसों से युक्त कहानियां सुनाकर है। ठीक है। छात्रों को गोल घेरे में बैठाकर शब्द संप्रेषण करवाकर है, फिर माध्यमिक स्तर पर करुण, वीर, हास्य आदि रसों से युक्त कहानियां सुनाकर है। पाठ्य पुस्तक में विद्यमान पाठ्यांशों को पढ़वाकर जिससे अन्य छात्र श्रवण कर सके। आरोह अवरोह पूर्व का आदर से वाचन करके है, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित पाठों को सुनाकर प्रसारण उपरांत संबंधित पाठ पर कक्षा में चर्चा भी की जानी चाहिए। फिर उच्च स्तर साहित्य के नव रसों से युक्त गीत, कथाएं व श्लोक आदि सुनाकर कवि सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठी, चर्चा, कार्यशाला आदि का आयोजन करवाकर है। फिर भाषण या वाचन कौशले, भाषण यानी उच्चारण, वाचन कौशले वाणी रूप में भावों को प्रकट करना ही भाषण कहलाता है। भाषण के बिना व्यक्तियों में परस्पर विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। निरक्षर लोग पठन लेखन के बिना भाषण से ही विचार विनिमय करके अपने समस्त कार्य संपादित करते हैं। भाषण कौशल प्राप्ति के दो प्रमुख साधन हैं, अनुकरण और अभ्यास। भाषण जन्मजात कौशल नहीं होता है, अर्थात बच्चे की भाषण शक्ति वंशानुगत नहीं होती है, अपितु बच्चा वातावरण के प्रभाव से भाषण शक्ति अर्जित करता है। भाषण का मुख्य आधार उच्चारण की शुद्धता है, अतः छात्रों को बाल्यकाल से ही उच्चारण या भाषा कौशल संपादन का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। भाषण का मुख्य आधार उच्चारण की शुद्धता है, अतः छात्रों को बाल्यकाल से ही उच्चारण या भाषा कौशल संपादन का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। इसके लिए उनके शब्द भंडार में वृद्धि की जानी चाहिए। भाषण कौशल की आवश्यकता है कि भाव ग्रहण करने के लिए, भावों का अभिव्यक्त करने के लिए, प्राचीन भारतीय विद्या के स्वरूप को जानने के लिए। शुद्ध उच्चारण की विधियां, अनुकरण विधि, आवृत्ति विधि, परिवर्तन विधि, अवरोध विधि, पूर्णता विधि। विविध सभाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए, समय उच्चारण सामर्थ्य संपादन के लिए, भाषण कौशल विकास के लिए अध्यापक के कर्तव्य यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषण कौशल संपादन के लिए अध्यापक के द्वारा महान परिश्रम करना चाहिए। फिर जब बालक पाठशाला में प्रवेश करते हैं तब उनमें भय, संकोच इत्यादि संकोच विद्यमान रहते हैं। फिर अध्यापक को व्यक्तिगत ध्यान देकर उन बालकों को ऐसे संवेगों से दूर करना चाहिए। तदुपरांत शिशु गीत, अभिनय गीत, कथा कथन, भाषा क्रीड़ा इत्यादि के माध्यम से भाव ग्रहण में प्रोत्साहन देना चाहिए। छात्रों को छोटे छोटे समूह में भाजित कर उन्हें गीत आदि गाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर भाषण कौशल के प्रयोजन उच्चारण स्पष्ट एवं दोष रहित करना है, छात्रों में एकता की भावना का विकास करना है, मनोरंजन करना है, शब्द भंडार में वृद्धि करना है। पठन कौशल यानी वाचन कौशल, पठन या पठन में शब्द की रचना, पठ धातु उपल से ल्युट अन प्रत्यय के योग से हुई है। पठन का अर्थ है वाचन से ग्रहण किया जाता है। लिखित रूप में विद्यमान किसी अंश को मन में अथवा प्रकट रूप में पढ़कर उसका भाव ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। भाषण कौशल में शब्द की अपेक्षा अर्थ को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि पठन कौशल में सर्वप्रथम में शब्द तदुपरांत अर्थ को महत्व दिया जाता है। जैसे कि उत्तर रामचरितम काव्य में भवभूति ने कहा है, लौकिकानाम ही सावधानामर्थ वाग्नुवर्तते ऋषिणाम पुनराधानाम वाचम अर्थो अनुधावती। छात्र सुनने की अपेक्षा पठन से यानी पढ़कर अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। लिपिबद्ध ध्वनि रूप ही पठन कौशल का मूलाधार होता है। लिपिबद्ध ध्वनि रूपी पठन कौशल का मूलाधार होता है। ठीक है। पठन कौशल के उद्देश्य यानी कि प्राथमिक स्तर पढ़ते समय क्रमानुसार उच्चारण का सामर्थ्य प्रदान करना यानी लय व गति। पढ़ते समय क्रमानुसार उच्चारण का सामर्थ्य करना है, लय व गति के साथ पढ़ने के अवसर प्रदान करना है, अवगमन पूर्वक अर्थ समझकर पठन कौशल संपादित करना है। फिर माध्यमिक स्तर पर यानी कि समान गति से पढ़ने की क्षमता प्रदान करना है। माध्यमिक स्तर पर अभिनय के साथ पढ़ने का अभ्यास करवाना है।
फिर शब्दों व वाक्यों को भावानुकूल विभाजित करके पढ़ने की अक्षमता प्रदान करना है। फिर पठन में विविध प्रकार की शैलियों की अक्षमता विकसित करना है। फिर उच्च स्तर पर आनंदानुभूति के साथ पढ़ने का अभ्यास करवाना है। देखिए, उच्च स्तर पर आनंदानुभूति के साथ पढ़ने का अभ्यास करवाना है। स्वयं की शैली के माध्यम से पढ़ने में सामर्थ्य प्रदान करना है। तर्क, विचार एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करना है। विराम सहित पढ़ने का अभ्यास करवाना है और कवित्व क्षमता विकसित करना है। पठन के प्रकार पठन के 4 भेद माने जा सकते हैं: बाह्य पठन, मौन पठन, अक्षुण्ण पठन और विस्तार पठन। बाह्य पठन, मौन पठन, अक्षुण्ण पठन और विस्तार पठन। पठन कौशल के लाभ हैं: विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, भाषण में शुद्ध उच्चारण की प्राप्ति होती है, विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है, साहित्य में रुचि उत्पन्न होती है। ये पठन कौशल के लाभ में विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान होता है, विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, भाषण में शुद्ध उच्चारण की प्राप्ति होती है, विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है, साहित्य में रुचि उत्पन्न होती है। पठन कौशल की विधि यानी कि देख और कहो विधि है, शब्द विधि विश्लेषणात्मक विधि है, अक्षर बोध विधि संश्लेषणात्मक विधि, अल्फाबेटिकल विधि है। ठीक है। ध्वन्यात्मक विधियां: ध्वनि साम्य विधि, अनुकरणात्मक विधि, अनुध्वनि विधि है, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि है, संवेद पाठ विधि है, कहानी विधि, कथा पद्धति है, संगति विधि है, वाक्य शिक्षण विधि है और पद पद्धति है। ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि साम्य विधि से विधि के अंतर्गत ध्वनि की समानता रखने वाले वर्णों को एक साथ सिखाया जाता है, जैसे धर्म, करम, मरम, सरम, एवं, सरम, करम, भरम, प्रथम आदि। समान ध्वनि वाले वर्णों को एक साथ वाचन करवाना ही ध्वन्यात्मक विधि के नाम से जानी जाती है। इसमें केवल ध्वनियों पर अधिक बल दिया जाता है। फिर अनुकरणात्मक विधि से अनुध्वनि विधि भी कहा जाता है। इस ध्वनि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। चाहे विषय पर पूर्णाधिकार हो, व्याकरण का समुचित ज्ञान हो, परंतु यदि भाषा शिक्षक का उच्चारण शुद्ध नहीं है तो वह सफल शिक्षक नहीं हो सकता। यदि शिक्षक का ही उच्चारण गलत होगा तो बच्चे भी अशुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। जैसे आशीर्वाद को आशीर्वाद, पुनर्वलोकन को पुनरावलोकन, नींबू को नींबू आदि उच्चारण करना अशुद्ध माना जाता है। शास्त्रीय विधि: इस विधि का प्रवर्तक मेरिया मॉन्टेनेरी ने किया था। प्रवर्तन: इसमें लकड़ियां, प्लास्टिक के कार्ड्स का उपयोग किया जाता है। कुछ टुकड़ों पर चित्र बनाए जाते हैं तथा कुछ पर उनसे संबंधित नाम लिखे रहते हैं। छात्र चित्र व नाम की संगति करके पढ़ना सीखते हैं। शुद्ध वाचन या उच्चारण के कारण यानी कि ध्वनि का सही ज्ञान नहीं होना है, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान नहीं होना है। ठीक है। किसी ध्वनि को कम या अधिक उच्चारण करना है, किसी ध्वनि का कम या अधिक उच्चारण करना है, किसी ध्वनि का बिल्कुल लोप कर देना है। फिर बालक में शारीरिक दोष होना है, आरोह अवरोह है, गति यति का ज्ञान नहीं होना है, स्थानीय बोलियों का प्रभाव होना है। सहसुरवाचन के समय रखी चरण सावधानी की सहसुरवाचन सदैव खड़े होकर करना चाहिए। सहसुरवाचन के समय सदैव पुस्तक बाएं हाथ में होनी चाहिए। पुस्तक आंखों से लगभग 30 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। पुस्तक को इस प्रकार पकड़ा जाए कि वह हाथ से कोहनी में लगभग 135 डिग्री कोण बनाए। स्वर सदैव एक सा न होकर उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए। सहसुरवाचन की गति यानी कक्षा स्तर 1 मिनट में बोले जाने वाले पदों की संख्या, जैसे पहली क्लास में 10-20 शब्द है, दूसरी क्लास में 20-40 है, तीसरी क्लास में 30-60 है, चौथी क्लास में 50-80, पांचवी क्लास में 80-100, छठी क्लास में 90-120, सातवीं क्लास में 120-140, आठवीं क्लास में 140-160 है, नौवीं क्लास में 100-150-180 और 10वीं क्लास में 150-200। 1 मिनट में बोले जाने वाले पदों की संख्या है। और इससे आगे क्लास में 220-250। ठीक है। अशुद्ध उच्चारण वाचन दोषों को दूर करने की विधियां हैं कि बालक का स्थान परिवर्तन है, आवर्ती पुनरावर्ती विधि है, स्पष्टता का निवारण करना है, चिकित्सा करवाना है। बालक का स्थान परिवर्तन, आवर्ती पुनरावर्ती विधि है, स्पष्टता का निर्वाचन करना है, चिकित्सा करवाना है। फिर एस की उत्तरी या रे सूत्र, ये सूत्र पठन शिक्षण में काम आता है। इसमें सम्मिलित वर्णों का अर्थ है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिव्यू, रिसाइट। इसे हिंदी में सब पर पैस है सर्वेक्षण, प्रश्न, पठन, समीक्षा, आवर्ती कहते हैं। फिर है वर्तनी, लेखन कौशल। चारों भाषा कौशलों में अंतिम कौशल लेखन कौशल होता है।
चारों भाषा कौशलों में अंतिम कौशल लेखन कौशल होता है, वर्तनी कौशल। वाचिक क्रियाओं का वर्ण रूप ही लेखन कहलाता है, वाचिक क्रियाओं का वर्ण रूप ही लेखन कहलाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम शब्द, श्लोक, गीत व पद्य कंठस्थ किए जाते थे। उसके बाद लेखन का अभ्यास करवाया जाता था, अर्थात प्रारंभ में क्रम से ध्वनि स्वरूप, अक्षर स्वरूप व उच्चारण स्वरूप का ज्ञान करवाकर उसके बाद लेखन का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। भाषा कौशलों में सर्वाधिक कठिन कौशल लेखन कौशल ही माना जाता है। पठन में लिपि के स्वरूप को जानकर उच्चारण किया जा सकता है, किंतु लेखन में इन दोनों क्रियाओं के साथ आकृतियों के अनुसार हाथों का प्रसारण करते हुए सावधानी से उन आकृतियों का लेखन किया जाता है। भाषण भाषा का सहज रूप माना जाता है, जबकि लेखन उसका प्रतिबिंब रूप माना जाता है। वाक वाणी रूप भाषा को स्थिर रूप प्रदान करना ही लेखन कहलाता है। वाक वाणी रूप भाषा को स्थिर रूप प्रदान करना लेखन कहलाता है। लेखन कौशल के उद्देश्य यानी कि लेखन कौशल का प्रदर्शन करना है, अपनी शब्द या पद संपदा या भाषा अधिकार का प्रदर्शन करना है, भावों को स्थिर रूप प्रदान करना है, अपने भावों के लिए आकृति की कल्पना करना है, बालक की सृजनात्मक क्षमता का विकास करना है। फिर लेखन शिक्षण की विधि यानी कि श्रुत लेखन विधि, उक्त लेखन विधि है, दृष्टानुलेखन विधि जैक्टार्ट पद्धति है, किंडरगार्टन पद्धति है, अक्षर स्वरूपानुकरण विधि है, ट्रेसिंग मेथड। ठीक है, देखिए श्रुत लेखन विधि है। श्रुत लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है सुनकर लिखना, अर्थात जब शिक्षक सर्वप्रथम मौखिक बोलकर छात्रों को कोई गद्यांश या पद्यांश लिखवाता है, बच्चे शिक्षक का वाचन सुनकर शब्द लिखते हैं। लेखन समाप्ति पश्चात बच्चों के लेखन कार्य की जांच की जाती है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को बार बार 5 से 10 बार तक शुद्ध लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। ऐसे बालक शुद्ध लिखना सीख जाते हैं। यह लेखन की प्राचीन और परंपरागत पद्धति है तथा शुद्ध लेखन की अति उत्तम विधि मानी जाती है। अक्षर के रूप की अनुकरण विधि यह वर्तमान समय की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। वर्तमान समय के अधिकांश पुस्तकें प्राय इसी विधि में लिखी जाती है। इसमें अक्षर या शब्द को छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बालक पेंसिल की सहायता से उन बिंदुओं को आपस में मिलाकर लिखने का अभ्यास करते हैं। इस विधि में छात्र अधिक रुचि लेते हैं और लिखना भी जल्दी ही सीख जाते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रेसिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। लेखन तो सामान्य सुझाव लेखन एक कला है जिसका विकास अभ्यास तथा अनुकरण से ही किया जा सकता है। लिखते समय छात्रों के बैठने का आसन समुचित होना चाहिए, जिससे झुककर लिखने की आदत न पड़े। लेखन क्रिया छात्रों की रुचि के शब्दों से प्रारंभ होनी चाहिए। लेखन क्रिया छात्रों की रुचि के शब्दों से प्रारंभ होनी चाहिए। लिखने तथा पढ़ने की क्रिया एक साथ होनी चाहिए। हिंदी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की सुधार हेतु प्रयत्न किया जाना चाहिए। फिर चतुर्विध भाषा कौशलों का परस्पर संबंध। ये चारों भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना परस्पर आश्रित हैं। भाषा शोधन के ये मूल स्तंभ माने जाते हैं। इनमें से यदि एक भी स्तंभ सम्यक रूप से कार्य न करे तो शोधन की दृढ़ता नहीं रह पाती है। भावा विनिमयात्मक भाषा के मूलभूत प्रधान उद्देश्य श्रवण, भाषण, पठन, लेखन ही है। भाषा विश्लेषकों के अनुसार श्रवण से भाषण, भाषण से पठन और पठन से लेखन कार्य होता है। भाषण से ही श्रवण होता है। जब कोई एक बोलता है तो अन्य उसे सुनता है। पुनः सुनकर भाषण उत्पन्न होता है। पुनः सुनकर भाषण उत्पन्न होता है। इस प्रकार श्रवण में भाषण परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। इस प्रकार श्रवण में भाषण परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। इसी प्रकार पढ़ने के लिए लिपि आवश्यक है। लिपि तो लेखन का ही फल है। लिखित अंश को पढ़ने से ही परिपूर्णता प्राप्त होती है। लिखित अंश को पढ़ने से परिपूर्णता प्राप्त होती है। तो लिखित अंश को कोई न पढ़े तो उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतः पठन व लेखन परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। इस प्रकार वास्तविकता में ये चारों भाषा कौशल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अतः एक अध्यापक को इन चारों भाषा कौशलों का ही समान रूप से विकास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए भाषा कौशल। भाषा कौशल हो गए कंप्लीट।